सब न्यूक्लियॉन्स को टुगेदर बाइंड करके रखता है उसको बोला जाएगा एज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स मतलब क्या है? द फोर्स विच होल्ड्स और बाइंड्स ऑल द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कैसा है? वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है। दैट इज इट एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। तब कितने डिस्टेंस तक प्रेजेंट है? 10 to the power -15 मीटर। उसके बियॉन्ड इसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो बनती है, ठीक है। -13 पे इसका एग्जिस्टेंस ही हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, एंड इसमें स्टार मार्क करके नेक्स्ट पॉइंट लिखो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। मतलब ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए जो फोर्स होता है बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन उतना ही फोर्स होता है बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, एंड उतना ही फोर्स होता है बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बिकम्स इक्वल टू फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन बिकम्स इक्वल टू फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए सैचुरेटेड फोर्स। सैचुरेटेड फोर्स मतलब इसकी वैल्यू और नहीं बढ़ा सकते हम, ऑलरेडी मैक्सिमम हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। इसका मतलब क्या? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, मतलब एक्ट्स बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज, वैसे सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, ठीक है। एंड इनकी जो रेंज होती है, अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज टू वीक न्यूक्लियर इज टू ग्रेविटेशनल, ये फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर है ना, इनका अगर कंपैरिजन करेंगे तो इनका रेशो आएगा नियर अबाउट 10 to the power 39 इज टू 10 to the power 36 इज टू 10 to the power 33 इज टू 1। मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रांग है? 10 to the power 33 टाइम्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स से कितना स्ट्रांग है? 1000 टाइम्स। हे दोघांमध्ये 10 to the power 3 चा डिफरन्स है ना। देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कितना स्ट्रांग है? 10 to the power 3, 1000 टाइम्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 36 है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर 39 है। तो इनमें कितना कंपैरिजन करेंगे तो 10 to the power 3 का डिफरन्स है, ठीक है। एंड यांच्या कंपॅरिझनमध्ये बघा तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कुठं आहे? कुठंच नाही आहे, ठीक है। तो इतना स्मॉल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं वीकेस्ट फोर्स इन। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज ऑफ मेजॉन थ्योरी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज ऑफ मेजॉन थ्योरी। मतलब कल जो डिस्कस की थी, क्या होता है? प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करने गए, फिर प्रोटॉन क्या करेगा? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा बाय इमिटिंग पाई प्लस मेजॉन। उसी तरह से न्यूट्रॉन क्या करेगा? प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा बाय इमिटिंग पाई माइनस मेजॉन। तो ये मेजॉन की एक्सचेंज करके ये क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, एंड इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनके इन बिटवीन एक्ट होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर कर्व। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर कर्व। मतलब अगर हम एक कर्व प्लॉट करेंगे जिसमें वाई एक्सिस के अलोंग कौन होगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, एंड एक्स एक्सिस के अलोंग कौन होगा? उसका मास नंबर। तो यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है ग्राफ के, वो इस तरह से होते हैं। ये कोई रिलेशन फॉलो नहीं करता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको प्लॉट किया है, ठीक है। तो इसमें जो आपको ये डॉट दिख रहा है,
इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है, इन द रेंज ऑफ 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड ये कौन है, कौन है, आयरन, 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 फेरस, कौन है, आयरन और फेरस। उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, फेरस है, आयरन है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से बाहर करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, एंड जिसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे तो इस रीजन में जो भी एलिमेंट्स आते हैं इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, सबसे हाईएस्ट होती है। एंड ये जो रीजन है इसका मास नंबर 30 से ग्रेटर एंड 170 से कम इस रेंज में होता है। यानी कि हम इसके ऊपर से लिख सकते हैं कि द एलिमेंट्स हुज मास नंबर इज ग्रेटर देन 30 बट लेस देन 170 आर मोस्ट स्टेबल। एलिमेंट्स विथ मास नंबर, elements with mass number greater than 30 and less than 170 greater than 30 and less than 170 are most stable, सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब इसका ही मतलब क्या होगा कि एटॉमिक मास नंबर जिनका 30 से कम है दे आर लेस स्टेबल, देन 170 से जिनका मास नंबर ज़्यादा है दे वो भी क्या होंगे, अनस्टेबल नहीं होंगे, लेस स्टेबल होंगे, ठीक है। बट इसके इन बिटवीन जो भी मास नंबर आते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अप टू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, उसकी वैल्यू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हे लिहून द्यायचे का पॉइंट टू पॉइंट, करायला लक्षामध्ये, करायला लक्षामध्ये। अब यहाँ पे क्या होगा, आगे जाके हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ने वाले, इसमें दो रिएक्शंस आती है, एक होता है न्यूक्लियर फिशन एंड दूसरा होता है फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, हेवी एलिमेंट होता है उसको हम स्प्लिट करते हैं इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई। तो अब देखो कोई एटॉमिक मास नंबर 200 है एंड उसको हमने क्या किया, स्प्लिट किया है दो एलिमेंट्स में, तो उसका मास नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होके इस रेंज में आएगा। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कहाँ पे, फिशन में। लेकिन फ्यूजन में क्या होता है, 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई और लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू न्यूक्लियाई। लेकिन यहाँ पे जो फ्यूज होने वाले न्यूक्लियस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो स्टार्ट के एकदम लाइट, जैसे कि हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बनता है। तो उसके बाद ये एटॉमिक मास नंबर इसका बढ़ेगा या कम होगा, फिर से बढ़ जाएगा। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन एज वेल एज न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों भी रिएक्शन में क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होता है, मतलब स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट ऐड कर, इन न्यूक्लियर फ्यूजन और एज वेल एज न्यूक्लियर फ्यूजन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस, hence stability increases. नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो, फॉर द न्यूक्लियस हैविंग n/z रेशो 1.3 to 1.4 are most stable. What is n/z? Number of neutrons to number of protons, इनका रेशो। जिनके लिए 1.3 से लेके 1.4 है दे आर मोस्ट स्टेबल। मतलब ये अगर कम या फिर ज़्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी क्या होगी, वहाँ पे डिक्रीज होगी, चेंज होगी। नेक्स्ट पॉइंट विथ स्टार मार्क, एलिमेंट्स हैविंग
even number of n and z, even 2 4 6 8 ते इवन, ठीक है. Even number of n and z are most stable. And elements with odd n and z are less stable. ठीक है. नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी. क्या होती है रेडियो एक्टिविटी? पवन बड़बड़ नहीं. रेडियो एक्टिविटी. संगम, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? नहीं. सूरज इज कॉल्ड एज रेडिओ ॲक्टिव्हिटी. बरं, अजून व्हॉट इज रेडिओ ॲक्टिव्हिटी? काय? रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट्स म्हणजे हायली रिॲक्टिव्ह एलिमेंट्स. मग व्हॉट इज मीन बाय रेडिओ ॲक्टिव्हिटी? फेनोमिनन ऑफ. व्हेरी गुड. कुठला फेनोमिनन ऑफ? व्हेरी गुड. इज कॉल्ड एज रेडिओ ॲक्टिव्हिटी. अजून स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ. स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, अचानक. बर, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ सर्टन रेडिएशंस. Spontaneous emission of certain radiations from nucleus of an unstable element. From nucleus of an unstable element is called as radioactivity. अब ये अनस्टेबल एलिमेंट मतलब क्या होगा? पहली बात, एलिमेंट अनस्टेबल क्यों हो जाएगा? पुढे बोल ना, एवढंच होतं का? ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रेशो, उसकी वजह से अनस्टेबल हो जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट से एक ही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक में कि क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. फिर सारे न्यूक्लियंस को टुगेदर रखने के लिए, बाइंड करके रखने के लिए वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो प्रोवाइड कौन कर रहा है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोटॉन के एंड न्यूट्रॉन के नंबर बढ़ते जाते हैं, फिर इनका रिपल्शन भी बढ़ता जाता है. रिपल्शन बढ़ता जाएगा मतलब इनको बाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड जो भी फोर्स होगा, जो भी एनर्जी होगी, वो भी इंक्रीज होती जाएगी. लेकिन उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए इक्विवेलेंट मास वहाँ पे डिफेक्ट नहीं करेगा, मतलब मास का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा. मतलब एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे पूरे प्रोटॉन को बाइंड करके रखने के लिए न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस अनेबल होता है. एंड फिर ये अनेबल होने के बाद क्या करेगा? वो खुद को स्टेबल करने के लिए इस न्यूक्लियस में से अल्फा, बीटा एंड गामा इस तरह के पार्टिकल एंड रेडिएशंस इमिट करके खुद को स्टेबल करेगा. ठीक है. इसलिए जिनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है उनकी स्टेबिलिटी कम होती है. एंड बिस्मथ, जिसका एटॉमिक नंबर है बिस्मथ, नाही माहिती? काढता येतं का? असं ॲटॉमिक नंबर काढता येतं काहीतरी? काढा बरं पटकन. बिस्मथ, $83. कोण म्हटलं 83? सोमेश, वेरी गुड. बिस्मथ का एटॉमिक नंबर कितना है? 83.
इट इज द हेवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट। क्या ये हेवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट, मतलब इसके बाद में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब क्या रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे, एंड अनस्टेबिलिटी की वजह से वो रेडियो एक्टिविटी का फेनोमिनन शो करेंगे। मतलब 83 ऑनवर्ड जो भी आते हैं दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इसलिए उनको एक्टिनाइड सीरीज में रखा जाता है, ठीक है। बट इसको ऑप्शनल कौन है, 63 कौन है, 63 एटॉमिक नंबर वाला आउट ऑफ द बॉक्स, मागं सांगितलं होतं मी याच्याबद्दल एकदा। 63 ॲटॉमिक नंबर, चला करा बरं कॅल्क्युलेट। 63 हो, नाव पाहिजे त्याचं, नाव आणि ॲटॉमिक नंबर दोन्ही सांगू का, मग तू सांगतेस का? नाही, EU काय, EU युरोपियन युनियन, कुठला, युफोर्मियम। मी तुला किती नंबर सांगितला, 63, मग 63 मध्ये हे EM येतात का? पिरियॉडिक टेबल झालाय का, मग त्यात हे लागत नाही का असं एलिमेंट नंबरच्या एवढं नाही लागत का? नाही, पवन म्हणते म्हणल्यानंतर नसेल लागत, पवनला येत नसतं, ते लागतच नसतं जे पवनला आलं नाही ते सिलेबसच्या बाहेर असतं। युरोपियम, हे सगळे जे आहे ना, आईन्स्टाईनियम, अमेरिकनियम, युरोपियम, हे आत्ता आत्ता डिस्कवर केलेत, कळालं ना, त्यामुळे ते सगळे 100+ वाले आहेत। 63 कुठून आणला मध्येच तुम्ही, हां राहू द्या। 63 किसका ॲटॉमिक नंबर, प्रोमिथियम, सांगितलं होतं ना, पण मलाच ऐकायला नव्हतं आलं तेव्हा मी नाव सांगितलं होतं, ॲटॉमिक नंबर विचारला होता, आता ॲटॉमिक नंबर विचारला, नाव सांगितलं है, ठीक है। प्रोमिथियम जो एक्टिनाइड सीरीज में नहीं है फिर भी क्या करता है, रेडियो एक्टिविटी शो करता है, आहे का असं काही, नाही, लक्षात ठेवा, प्रोमिथियम ये रेडियो एक्टिविटी शो करता है, दो इट इज नॉट सिचुएटेड इन एक्टिनाइड्स। किस में आता है फिर ये, लैंथेनाइड्स, वेरी गुड, एवढं तरी आलं, कपावून हे पण नाही लागत, हे लागतं तो प्रोमिथियम, लेकिन उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो बिस्मथ क्या है, इट इज द हेवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट, ठीक है। तो इन द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी वहां पे 3 टाइप का डीके होता है, एक होता है अल्फा डीके, दूसरा होता है बीटा डीके, एंड तीसरा होता है गामा डीके। अल्फा डीके मतलब 61 आहे का, तेवढा आता 61, ठीक आहे, 61 प्रोमिथियम, 63 कोण आहे मग, युरोपियमच आहे का, असं कसं झालं, नाही नाही, हे चुकीचं आहे मग, कुठला पिरियॉडिक टेबल फॉलो करता तुम्ही, हां तिथंच गोळ झाला, वाटलं बोरचा करताय, NCERTचा म्हणतो। अल्फा डीके मतलब डीके ऑफ He2 हेलियम न्यूक्लियस। बीटा डीके मतलब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, बोला काय, नहीं नहीं, ठीक है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय न्यूक्लियस, तो माझ्यासाठी फक्त पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय न्यूक्लियस, उसको क्या बोला जाता है, बीटा पार्टिकल। एंड गामा रेडिएशन मतलब क्या होगा, गामा मतलब रेडिएशन ही होंगे, ठीक है, लेट डाउन, हे लिहायचं आहे, इन द प्रोसेस ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्हिटी। तुम्हाला गरम होत नाही, पण ती गायत्री माइंडसेट बनवती तुमचा की खूप गरम होते म्हणून, चांगला आहे बेटा, मग त्याने काय होतं, ते बॉडी स्किनमधले ते पोर्स असतात ते क्लीन होतात, माहिती आहे ना पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय न्यूक्लियस, ये होता है बीटा, काय, इन द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी
three types of emissions is there. First one, alpha decay, that is helium nucleus, मतलब He24. second one, बीटा डीके मतलब क्या होगा, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय न्यूक्लियस. बट यहाँ पे पॉजिट्रॉन मतलब क्या, एंड इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता ही नहीं है, फिर कैसे इमिट होगा, बाहर से पकड़ो इमिट करता का. मग तो इलेक्ट्रॉन होऊन जाईल. ठीक है. देन गैमा रेडिएशन मतलब क्या, गैमा मतलब क्या होता है, नहीं क्या होता है गैमा डी के मतलब, हाई एनर्जी फोटॉन्स. गैमा मतलब क्या होता है, हाई एनर्जी फोटॉन्स इमिटेड बाय द न्यूक्लियस. हाई एनर्जी फोटॉन्स इमिटेड बाय द न्यूक्लियस. बर, आता न्यूक्लियस मध्ये फोटॉन असतात का, हो नहीं असं काय, न्यूक्लियस के अंदर फोटॉन होते क्या, फिर वो इमिट कैसे करेगा. हो, फोटॉन एनर्जीचे पॅकेट्स असतात, व्हेरी गुड. पण ते न्यूक्लियसच्या मध्ये असतात का, न्यूक्लियसमध्ये आतापर्यंत आपण कधी डिस्कस केलं का, फिर वो इमिट कैसे कर रहा है. सूरज कळतंय तुला काय बोलतो ते, सूरजला सांग एकदा, सूरज मला सांगा क्या होता है रेडियो एक्टिविटी में, एक तो अल्फा डीके होता है, नहीं तो बीटा डीके होता है, नहीं तो गैमा डीके होता है. अल्फा डीके होगा मतलब क्या होगा, हीलियम न्यूक्लियस इमिट होगा. ठीक है. उसके बाद बीटा डीके होगा मतलब क्या होगा, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इमिट होगा. एंड गैमा डीके होगा मतलब क्या होगा, हाई एनर्जी फोटॉन्स इमिट होगा. ठीक है. सो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, अल्फा डीके. अल्फा डीके, nucleus of an unstable element, nucleus of an unstable element, nucleus of an unstable element will emit, nucleus of an unstable element will emit alpha particle, that is helium nucleus यानी He24. nucleus of an unstable element will emit alpha particle, that is helium nucleus, that is He24, if it is bulky. मतलब अल्फा पार्टिकल का इमिशन कब होगा, जब न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा बल्की होता है, तो उसकी साइज भी ज़्यादा, मास भी ज़्यादा होता है. उसको कम करने के लिए वो क्या करता है, एक झटके में अल्फा पार्टिकल इमिट कर देता है. एंड अल्फा पार्टिकल के इमिशन से क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4. फिर वो जाके क्या होता है, स्टेबल होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इन द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, इन द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल atomic number, in the emission of alpha particle atomic number decreases by 2, atomic number decreases by 2 and mass number decreases by 4. atomic number 2 से and mass number 4 से डिक्रीज होगा. कहाँ पे, अल्फा डीके में. नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी फील्ड इसको डेविएट कर सकती है. अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय और डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स. नेक्स्ट, ionization power of the alpha particle is highest amongst alpha, beta and gamma.
ionization power of alpha particle is highest amongst alpha, beta and gamma, but its penetration power is least. Now what is meant by ionization power? अगर अल्फा पार्टिकल को गैस में से पास करेंगे तो वो गैस के कितने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सकता है, मतलब गैस को आयोनाइज कर सकता है, वो बनती है आयोनाइजेशन पावर. एंड पेनिट्रेशन पावर मतलब कितना पेनिट्रेट कर सकता है, दैट इज पेनिट्रेशन पावर. नेक्स्ट, बीटा इमिशन. Beta particles are emitted when nucleus is unstable due to n/z ratio. मतलब अगर बल्कि था तो वो अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, लेकिन n/z के रेशियो की वजह से अगर अनस्टेबल है तो वो क्या करेगा, बीटा पार्टिकल का इमिशन करेगा. अब उसमें जो है बीटा डीके 3 टाइप का होता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीटा डीके. नंबर 1 बीटा प्लस डीके, एंड इसी बीटा प्लस को हम बोलते हैं एज पॉजिट्रॉन. अब इसको समझने से पहले ये पॉजिट्रॉन मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय पॉजिट्रॉन? किती लोकांनी ऐकलाय पॉजिट्रॉन याच्या अगोदर? ऐकलाय, फक्त माहित आहे नाही आहे दॅट इज डिफरंट पार्ट, बट पॉजिट्रॉन ऐकलाय. म्हणजे आजच्या लेक्चरच्या अगोदर पॉजिट्रॉन ऐकलाय? कुठं ऐकलाय? मागच्या वर्षी, आहे की नाही? गायत्री कुठं ऐकलं बेटा पॉझिट्रॉन? काल. बरं, आजच्या लेक्चरच्या अगोदर मग काल ऐकला. बरं, काल आणि आज सोडून अगोदर ऐकला. निशा मागच्या वर्षी ऐकला होता पॉझिट्रॉन. व्हेरी गुड. अनिकेत मागच्या वर्षीच उभा राहा. कुठं ऐकला होता मागच्या वर्षी? फिजिक्समध्ये. काय होतं मग पॉझिट्रॉन म्हणजे? आता किती लोकांना ऐकला पण होता, माहिती पण आहे व्हॉट इज मीन बाय पॉझिट्रॉन? सिडा ऐकलं म्हणजे काय ऐकलं? फक्त पॉझिट्रॉनच ऐकलं का? मग असा प्रश्न नाही पडला काय असेल, कुठून आलं हे पॉझिट्रॉन? इलेक्ट्रॉन असतं, प्रिंट मिस्टेक झाली काय, असं काही वाटलं नाही कधी? हां, ई मायनस. व्हेरी गुड. ई मायनसला काय म्हणतो आपण? पॉझिट्रॉन म्हणतो. असं नसतं पवन. ई प्लसला आपण पॉझिट्रॉन म्हणतो. आकांक्षा, मतलब क्या बोलेंगे हम इसको? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है? पॉजिट्रॉन. पॉजिट्रॉन इज ए एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या है? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी मास ऑफ पॉजिट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, बस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज निगेटिव होता है वही चार्ज पॉजिट्रॉन का है. मतलब पॉजिट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 ही होगा, बट उसका चार्ज कितना होगा? प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. लेकिन ये जो पार्टिकल है वो नॉर्मली नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है. ये एग्जिस्ट होता है ओनली इन केस ऑफ बीटा डीके. बीटा इमिशन के टाइम ये क्या होता है? इंड्यूस्ड होता है या फिर इंट्रोड्यूस होता है या फिर जन्म लेता है. ठीक है. पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको डिस्कवर किया था बाय, इसकी आइडिया एक्सप्लेन की थी कि इस तरह का एंटी पार्टिकल होना चाहिए. वो आइडिया बोली थी पॉल ड्यूरैक ने. ड्यूरैक्स है का प्रिंसिपल के? ड्यूरैक्स केमिस्ट्री मध्ये नाही, ठीक है. और उसको डिस्कवर किया था बाय एंडरसन, कार्ल एंडरसन 1929. हे नाही लिहिलं तरी चालेल, लक्षात ठेवा फक्त. मतलब एक एंटी मैटर की थेरीज थी. 300-400 ईयर्स से लोग बोल रहे हैं कि एंटी मैटर एग्जिस्ट होता है. अब एंटी मैटर मतलब जो मैटर होता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट प्रॉपर्टी वाला. मतलब हमारा जो नेचर है वो सिमेट्रिक वन है. सिमेट्रिक वन म्हणजे क्या है कि जैसे नॉर्थ पोल है, एंड नॉर्थ पोल को शांत करने के लिए, बैलेंस करने के लिए साउथ पोल से, जैसे पॉजिटिव चार्जेस है उनको न्यूट्रल बनाने के लिए कौन है? नेगेटिव चार्जेस है. उसी तरह से ये एंटी मैटर की थ्योरी बोलती कि जैसे मैटर होता है, मास होता है जो हमें नोन है, इसको बैलेंस करने वाला अपोजिट पोलैरिटी का मास मतलब एंटी मैटर भी नेचर में एग्जिस्ट करता है. जैसे प्लस एंड माइनस चार्ज अगर एक दूसरे के क्लोज लेके आएंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, उसी तरह से अगर मैटर को एंड एंटी मैटर को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे ग्रेविटी के इफेक्ट ही नहीं रहेंगे. अशा बऱ्याचशा वेगळ्या ॲप्लिकेशनच्या अकॉर्डिंग वेगवेगळ्या थेरीज आहेत, बट उससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल प्रूफ्स हमारे पास नहीं थे. ये पहला प्रूफ था पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी 1929 में
की जिसमें अँटीमॅटर का एक्झिस्टन्स हो सकता है ऐसे प्रेडिक्ट किया गया, त्यानंतर पण आपल्याला काही जास्त माहित नाही आहे. ठीक है, तो ये पॉजिट्रॉन होता है एंड दूसरा कौन है, इलेक्ट्रॉन है. तो बीटा डीके की प्रोसेस में दो टाइप का, एक्चुअल तीन टाइप का डीके होता है. एक होता है बीटा प्लस डीके, दूसरा होता है बीटा माइनस डीके एंड तीसरा एक होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर. इलेक्ट्रॉन कैप्चर. अब ये बीटा डीके की प्रोसेस देखो क्या होगा. हमने पहले लिखा है कि बीटा डीके कब होता है, जब n/z का रेशो 1.3 1.4 इससे डिफरेंट होता है. मतलब अगर न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वहां पे n/z के रेशियो को 1 के क्लोज लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन के नंबर कम करने पड़ेंगे, प्रोटॉन के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे. अब न्यूट्रॉन के नंबर कम कैसे होंगे, ये जो न्यूट्रॉन रहेगा ये खुद का नेगेटिव चार्ज इमिट कर देगा. अगर इसने नेगेटिव चार्ज इमिट किया एकदम नेग्लिजिबल मास से, तो पीछे कौन बचेगा, इक्वल पोलैरिटी का पॉजिटिव चार्ज जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं. एंड जनरली मासेस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर सिमिलर वन, इसलिए हमने स्टार्ट में लिखा था कि न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर है किससे, प्रोटॉन से. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन की इमिशन के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन को भी इमिट करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को जो मास है, मतलब 10,000 टाइम्स जो 1/10,000 पार्ट ऑफ द मास जो है न्यूट्रॉन का, वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन में. एंड यहाँ पे फिर न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में होता है. तो इस प्रोसेस में क्या हो गया, फिर बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया. इसके इमिशन से क्या हो गया, एक न्यूट्रॉन कम हुआ. एक न्यूट्रॉन तो कम हुआ, एट द सेम टाइम प्रोटॉन एक से बढ़ गया. इसलिए न्यूक्लियस क्या बनेगा, अब स्टेबल बनेगा. समझ में आ रहा है. तो बीटा माइनस इमिशन कब होगा, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ग्रेटर रहेंगे, मच ग्रेटर रहेंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. उसी तरह से बीटा प्लस इमिशन कब होगा, जब प्रोटॉन के नंबर ज्यादा है, तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, खुद का चार्ज इमिट करेगा एंड पीछे कौन रहेगा, फिर न्यूट्रॉन रहेगा. तो इस प्रोसेस में जो चार्ज लेके जाने वाला पार्टिकल है उसका चार्ज पॉजिटिव तो होता है लेकिन मास एकदम नेग्लिजिबल होता है, सिमिलर टू दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज पॉजिट्रॉन. इस तरह से अगर प्रोटॉन के नंबर ज्यादा है तो यहाँ पे बीटा प्लस का इमिशन होगा, न्यूट्रॉन के नंबर ज्यादा है तो बीटा माइनस का इमिशन होगा. एंड थर्ड केस आती है इलेक्ट्रॉन कैप्चर की. कभी कभी क्या होता है कि प्रोटॉन के नंबर न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इतने ज्यादा होते हैं कि वहां पे इस तरह से बीटा प्लस या फिर बीटा माइनस इमिशन से स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होती है. इसलिए न्यूक्लियस क्या करता है, सराउंडिंग के ऑर्बिट में रिवॉल्व होने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको ही पकड़ के खींच लेता है. मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कैप्चर करता है. फिर प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, वो न्यूट्रॉन बनेगा, न्यूट्रल बनेगा एंड थोड़ा शांत भी हो जाएगा. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर और एक कंडीशन होती है जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल बनता है. ठीक है, लिखता ही लेती पण 1 by 1. फर्स्ट वन क्या लिखेंगे, बीटा प्लस डीके कब होगा, when number of protons are greater than number of neutrons. एक्चुअली प्रोटॉन न्यूट्रॉन के फॉर्म में मैंने आपको समझने के लिए एक्सप्लेन किया है, ये न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के फॉर्म में होते हैं, बट आप बस इतना ही याद रखो, व्हेन प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बीटा प्लस इमिशन, दैट इज इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन विल टेक्स प्लेस. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, when number of neutrons are greater than number of protons, then beta minus or electron emission will takes place. Beta minus or electron emission will takes place. And third one क्या होगा, electron capture, जिसमें क्या होगा, if number of protons are much greater than number of neutrons, nucleus will capture revolving electron. ये रेडियो एक्टिविटी का फेनोमिनन किसने डिस्कवर किया था, पेरी क्यूरी का मेरी क्यूरी, दोन्ही पण. मेरी क्यूरी मालूम आहे ना, मेरी क्यूरी कोण आहे, तेवढंच माहिती तुला बस. उसको यूनिवर्सिटी में
ॲडमिशन उसका रिजेक्ट किया गया था बिकॉज मुलगी आहे म्हणून, कळालं. बट इन द हिस्ट्री वो अकेली साइंटिस्ट है जिसको 2 नोबेल प्राइज है इन द फील्ड ऑफ सायन्स. मॅथ्समध्ये पण आहे का? उभा राहा, काही फेकत असतो करे. समझ में आ रहा है ना. एक साइंटिस्ट को 2 नोबेल प्राइज किसको मिला है? ती लेडीज होती म्हणून नाही, कळालं ना. काही रिझर्वेशन होतं म्हणून नाही, तिचे इन्व्हेन्शन्स होते म्हणून नाही. पवन तेही म्हणाल कमी नहीं करना. चलो हो गया. अब तीसरा आता है गैमा डीके. अब गैमा डीके कब होता है? गैमा डीके कब होता है? गैमा डीके हाई एनर्जी फोटॉन जब न्यूक्लियस के ऊपर इंसिडेंट होता है फिर वो रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, असं होतं का? मग क्या होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स देखे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स देखी, उसी तरह की एनर्जी लेवल्स होती है न्यूक्लियॉन्स की इनसाइड द न्यूक्लियस. तो जैसे जैसे न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी लेवल भी बढ़ती है. एंड कभी कभी n/z रेशो 1.3 के आसपास होने के बाद भी एनर्जी लेवल डिफरेंट होने की वजह से, एनर्जी लेवल ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल बनता है. कळालं की मी काय बोललो ते? तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये न्यूक्लियॉन्स क्या करते हैं? हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करते हैं. एंड जैसे इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में से pth ऑर्बिट में जंप करने के बाद क्या होगा? En माइनस EP इक्वल टू H इंटू न्यू, इतनी एनर्जी इमिट होगी. उसी तरह से ये न्यूक्लियस के जंप करने से क्या होता है? वहाँ पे एनर्जी इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. बट ये फोटॉन डेंजर असतात, ठीक है ना, मोस्ट एनर्जेटिक होते हैं, जिनको हम बोलते हैं गैमा रेडिएशन, जिनकी फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी कंटेंट क्या होती है? सबसे हाईएस्ट होती है. ठीक है, गैमा रेडिएशन, गैमा डीके. तो जो अल्फा पार्टिकल के बारे में लिखा था वो बीटा के बारे में बाकी है, तिथे लिया एडजस्टमेंट करून. बीटा प्लस डीके होगा, उससे क्या होगा? पवन स्पष्ट बोल, मोठ्याने बोल. जब बीटा प्लस का इमिशन होगा न्यूक्लियस से तो क्या होगा? न्यूक्लियस का पॉझिट्रॉन इमिट होगा. ते झालं बेटा, ते लिहून दिलं ना. जैसे अल्फा पार्टिकल के इमिशन से क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, उस फॉर्म में बोलना है. जब बीटा प्लस इमिशन होगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन्स कांस्टेंट. मास नंबर नहीं चेंज होगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कन्वर्जन हो रहा है ना. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स तो सेम है. तो बीटा प्लस इमिशन में क्या होगा? एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 बट मास नंबर रिमेन्स सेम. अब बीटा माइनस डीके में क्या होगा? हाँ, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 बट मास नंबर रिमेन्स सेम. मतलब सिर्फ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा डीके होगा? बीटा माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन डीके होगा. ठीक है. एंड अगर एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 है तो बीटा प्लस, मतलब डीके किसका हो रहा है? पॉजिट्रॉन का हो रहा है. ठीक है. उसके बाद में बीटा पार्टिकल्स आर डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस है तो इनको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी फील्ड डेविएट कर सकती है, डिप्लेट कर सकती है. ठीक है, लिहायचं है. Beta particles can be deviated by electric as well as magnetic field. Next, ionization power of beta particle is less, but penetration power is more एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में इसके आयोनाइजेशन पावर कम है बट पेनिट्रेशन पावर क्या है? ज़्यादा है.
एंड गामा के इमिशन से क्या होगा, एटॉमिक नंबर का डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर इमिशन ऑफ गामा रेडिएशन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर रिमेन्स सेम। इन द प्रोसेस ऑफ गामा डीके, गामा रेडिएशन, atomic number and atomic mass number remains same. atomic number, atomic mass number दोनों भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट डिप्लेक्ट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, अरे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव होगा नाही का बरं, मग मासचा आणि इलेक्ट्रिक फील्डसोबत डिवेट होण्याचा काय संबंध, चार्ज पाहिजे तरच होतो, चार्ज आहे त्याच्याकडं, मासच नाही तर चार्ज कुठून येईल, कारण मास कॅन एक्झिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कॅन नॉट एक्झिस्ट विदाउट मास। बघा पवन किती हुशार आहे, ठीक आहे, राईट डाऊन। गॅमा रेडिएशन्स आर नॉट डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स not deviated by electric as well as magnetic fields. Next, penetration power is highest for gamma radiations. And ionization power क्या होगी, फिर कम होगी, लीस्ट होगी। मीन्स गैमा रेडिएशन जो है 25 सेंटीमीटर थिक आयन की वॉल भी लेंगे, जैसे फॉर एक्झाम्पल आपली भिंत आहे का, ही आयनची बनवली आपण, आणि यामधून आपण जर गैमा रेडिएशन रूम में से इमिट करेंगे तो ये पेनिट्रेट तो होगा, बट पेनिट्रेशन के बाद में उसकी जो वेलोसिटी का लॉस है वो भी नेग्लिजिबल रहेगा, लेस देन 1/10 उसकी वेलोसिटी सिर्फ कम होगी, वो तो जाएगा ही जाएगा। समझ में आ रहा है, इसलिए गैमा रेडिएशन जो है उनकी इन पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट होती है। इसलिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट माहिती आहे का, काय असतं न्यूक्लियर पावर प्लांट, चेर्नोबिल, काय म्हटली तू, चेर्नोबिल म्हटली का, नाही का, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावर प्लांट था, यूक्रेन का, उडा दिया है ना, पण तिकडनं येईल का आपल्याला युरेनियम वगैरे काही कोलसोबत, नाही का, अरे आपल्याला येईल का असंच विचारतोय मी, नाही येऊ शकत का बरं, का बरं, नाही नाही आपल्याला अमेरिकेकडून थोडी घ्यायचं, रशियाकडून घ्यायचं आहे, आपल्याला काय बसेल, रेस्ट्रिक्शन बसेल, बसू द्या, मग काय फरक पडतो, खाली जाईल मग आता कुठं वर आहे आपली इकॉनॉमी, किती पेट्रोल, ओनली 123 नाही, ओनली 123, काय काय, चला नेक्स्ट काय डिस्कस करतोय अपन, हाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, तो ये पावर प्लांट को सबसे ज़्यादा अपोज किसी की वजह से होता है, किसके, गॅमा रेडिएशन। जसं ते कोकणात चालू आहे, कुठला, भारतातला सगळ्यात मोठा पॉवर प्लांट चालू असतं ते, काहीतरी आंदोलन वगैरे, नहीं गायत्री, नहीं, ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे जो गैमा रेडिएशन्स है उसकी वजह से क्या होता है, एक तर जमीन भकास होते म्हणजे काय म्हणायचं आपण, काय येत नाही, फॉक्स कोले कशाला पाहिजे आपल्याला, क्रॉप्स, ओके ठीक है, तो मतलब सगळं काही डिस्ट्रॅक्ट होऊन जातं, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल हिरोशिमा, नागासाकी, ये नॉन एग्जाम्पल है, बट उससे एडवर्स इफेक्ट अगर देखने हैं तो पाकिस्तान में एक प्रांत है, कुठला, बलूचिस्तान, तो वो बलूचिस्तान म्हणजे कसं आहे, आपलं जसं काश्मीर है ना, कश्मीरी लोकांना भारतात राहायचं नाही म्हणून ते भारताविरुद्ध आंदोलन करतात, वैसे बलूचिस्तान में जो है उनको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, ठीक है ना, तो वो पाकिस्तान क्या करता है, सगळे अशा प्रकारचे जे काही अन्य अत्याचार असेल त्यांच्यावर करतात, तो उन्होंने जितनी भी न्यूक्लियर टेस्ट ली है वो सारी बलूचिस्तान में ली है, एंड कोई भी इंटरनेशनल गाइडलाइन फॉलो नहीं की उसने, ठीक है, तो बलूचिस्तान में बस वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट नहीं किया जाता, इसलिए मालूम नहीं है, ये आपले इंटरनल रिपोर्ट असतं त्यामुळे माहिती आपल्याला, बट वहाँ पे जो कंडीशन है वो एकदम काय म्हणतो आपण, वर्स्ट सिचुएशन है, ठीक है, तो ये होते गैमा रेडिएशंस। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्शंस,
तो शेजारीपासून तुम्हाला प्रॉब्लेम, यांना काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. Write down next, nuclear reactions. One, nuclear reactions. कौन सी होती न्यूक्लियर रिएक्शन? पहले न्यूक्लियर फिशन. न्यूक्लियर फिशन में करना ओपन, डोर ओपन करायचं ना. क्या होता है न्यूक्लियर फिशन में? अरे काय होतं न्यूक्लियर फिशन मध्ये? एकत्र येतात कोण? हेवी अनस्टेबल एलिमेंट. डन. हेवी अनस्टेबल एलिमेंट when bombarded with highly energetic particle, when bombarded with highly energetic particles, it splits into two or more stable elements or nucleus by emitting large amount of energy. For example, एखादे न्यूक्लियर फिशनचं एक्झाम्पल, यूरेनियम 92-238, ये कंपेरेबल थोड़ा सा स्टेबल है, तो उसको हम रेडियो एक्टिविटी में यूज़ नहीं करते. वो है अनस्टेबल, बट एवढं सोपं नाही त्याला स्प्लिट करणं. इसलिए हम क्या करते हैं, यूरेनियम का आइसोटोप लेते हैं, यूरेनियम 92-235. यूरेनियम 92-235. फिर ये यूरेनियम 92-235 को अगर हम न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करेंगे तो उसका कन्वर्जन होता है यूरेनियम 92-236 में, जो और ज़्यादा अनस्टेबल है. एंड इसके बाद में ये क्या करता है, खुद को स्प्लिट करता है इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन. 56 एंड 36. एंड ये बेरियम एंड क्रिप्टॉन में कन्वर्ट करके नियर अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर फिशन इमिट करता है. ठीक है, ये होता है न्यूक्लियर फिशन. कसं डिस्ट्रॉय करणार माहिती का तुला? असं दाबून डिस्ट्रॅक्ट होतं का? झालं डिस्ट्रॉय प्रोटॉन? करू शकतो का? नाही. अख्खा पार्टिकल डिस्ट्रक्ट नाही केला आपण आतापर्यंत. आपण फक्त हे कन्वर्जन करून आहे त्या पार्टिकलचे मासेस कमी केले. कारण अख्खा प्रोटॉन जर आपण डिस्ट्रक्ट करायला लागलो, हां काय होईल? हे तुला बरं ऐकायला आलं. तो नॉन स्पॉन्टेनियस कसं म्हणेल बरं? पवन, तू नॉन स्पॉन्टेनियस म्हटला का? नॉन स्पॉन्टेनियस म्हणजे नाही म्हणजे याचा अर्थ सांग मला. नॉन स्पॉन्टेनियसचा स्पॉन्टेनियसचं मिनिंग काय माहिती तुला? स्पॉन्टेनियस म्हणजे आणि नॉन स्पॉन्टेनियस म्हणजे? मग व्हेरी गुड. ठीक आहे, कळालं ना तुम्हाला सगळ्यांना? आता इकडे लक्ष द्या, कळालं की मलाही सांगा नंतर. तो ये न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन में क्या होता है, समझ में आ गया? अब वहाँ पे क्यू वैल्यू होती है. क्यू वैल्यू मतलब जो एनर्जी इमिट होगी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ इंटू सी स्क्वायर, मतलब फिर से डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे क्या होती है? इमिट होती है. अब केमिकल रिएक्शन में आपको मालूम है अगर Q लेस देन 0 होगा तो क्या बोलते हैं उसको? Q लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है? Q निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? एंडोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको. एंड Q ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक, मतलब वहाँ पे क्या होती है? एनर्जी मिलती है हमें. अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन अगर कंट्रोल्ड मैनर में करेंगे तो उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं. एंड यही अगर अनकंट्रोल्ड मैनर में करेंगे तो वो बनेगा एटम बॉम्ब. क्या बनेगा? एटम बॉम्ब. ठीक है, तो ये एटम बॉम्ब
या न्यूक्लियर रिएक्टर, ये डिपेंड करता है के ऊपर। के मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। क्या है के मतलब? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मतलब क्या होगा? रेशो होगा। किसका रेशो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन गिवन स्टेप, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टेप है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एन इन प्रीवियस स्टेप। ठीक है, मतलब कि इस स्टेप में जो न्यूट्रॉन के नंबर है वो अगर लास्ट स्टेप में जो न्यूट्रॉन के नंबर थे उतने ही है, तो इसका मतलब के कितना आएगा? 1 आएगा। एंड ये के इक्वल्स टू 1, इसको बोला जाता है क्रिटिकल वैल्यू। क्या ये क्रिटिकल वैल्यू है? तो जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर की केस में के की वैल्यू इक्वल टू और लेस देन 1 होती है, इक्वल टू और लेस देन 1 होती है। लेकिन जिस किसी भी रिएक्शन में के की वैल्यू 1 को एक्सीड करती है, क्या होगा? इस रिएक्शन में 10 न्यूट्रॉन थे, आगे क्या होगा? न्यूट्रॉन के नंबर 11 बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब न्यूट्रॉन के नंबर 11 हो जाएंगे, मतलब क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये यूरेनियम का पहला न्यूक्लियस था, इसमें हमने क्या किया? हाई एनर्जी न्यूट्रॉन इसके अंदर बम्बार्ड कर दिया। बम्बार्डमेंट से क्या होगा? इसका एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन से नॉर्मली 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, एक पर फिशन। तो 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे? 3 न्यूक्लियस में घुस जाएंगे दूसरे यूरेनियम के, फिर वो 3 न्यूक्लियस का क्या करेंगे? एक्सप्लोजन करेंगे। फिर तीनों में से ईच 3 मतलब कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 9 निकलेंगे। अब ये 9 निकल के क्या करेंगे? 9 न्यूक्लियस में घुस के उनका एक्सप्लोजन करेंगे। फिर ये 9 से 9 इंटू 3 27 न्यूट्रॉन निकलेंगे। 27 निकल के क्या करेंगे? 27 न्यूक्लियस का एक्सप्लोजन करेंगे। 27 में से निकलेंगे 81, 81 में से निकलेंगे मल्टीप्लाइड बाय 3 चलता जाएगा। तो क्या होगा? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। 10 टू द पावर -2 -3 सेकंड इस टाइम इंटरवल में एक्सप्लोजन हो जाता है। तो क्या होगा? जो एक्सप्लोजन के नंबर है इतने ट्रिमेंडसली बढ़ते जाएंगे कि हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, तो वो बनेगा एटम बॉम्ब। जितने रखे थे पूरे के पूरे न्यूक्लियस का एक्सप्लोजन हो गया, उनका कन्वर्जन हो जाएगा। तो क्या होगा? पर फिशन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे जब भी हम बॉम्ब बनाते हैं तो जो मासेस होते हैं यूरेनियम के, प्लूटोनियम के, थोरियम के, मतलब ये न्यूक्लियर प्रोडक्ट के, वो टन में होते हैं। टन कहते का टनेज 10 टू द पावर 3 kg, कळालं ना? एंड ये यूरेनियम का क्रिटिकल मास 10 kg है। क्रिटिकल मास मतलब मिनिमम 10 kg चाहिए तभी न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होती है। अगर 10 kg से कम है तो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, असं का? हे न्यूट्रॉन, ते फटाक्याची वात शेवटपर्यंत पेटत गेली पाहिजे ना। वैसे ये जो एक्सप्लोजन है उनमें से सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इमिट होने चाहिए, इसलिए उसका 10 kg मिनिमम मास रिक्वायर्ड होता है। उससे ज़्यादा अगर मास है तो वो एक्सप्लोजन को हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? तो ये होता है न्यूक्लियर फिशन। सबसे पहले ये जो रिएक्शन थी वो डिस्कवर की थी बाय ऑटो हान अँड स्ट्रासमन, यांचे नाव अगोदर पण मी सांगितले होते, जर्मन फिजिसिस्ट, जिनके वजह से हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया था। ऑटो हान एंड स्ट्रासमन 1939 में, मतलब इन्होंने रिएक्शन सक्सेसफुली करने के बाद फिर नेक्स्ट वीक में हिटलर ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था। हिटलर ये सटीज वेट करता था, बट उसने क्या किया था, फिर पूरी दुनिया को ये वॉर में बिझी रख के डेन्मार्क, स्वीडन, पलीकडचे देश आहेत माहिती आहे का, युरोपच्या पलीकडचे कंप्लीट आइस शीट आहे तिकडं ग्रीनलैंड शेजारी, तो वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर उसने इस्टेब्लिश किए थे। एंड वहाँ पे ये सीक्रेटली सारा प्रोग्राम वहाँ पे रन कर रहा था। इसीलिए जब ये वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, यूएस ने स्टार्ट में कुछ भी इंटरफेयर नहीं किया था, क्योंकि यूएस को मालूम था हिटलरने एवढी मोठी डेअरिंग केली म्हणजे काहीतरी घोळ असणार आहे। ठीक है, तो हिटलर ने क्या किया, जब पोलैंड के ऊपर अटैक किया, सबसे पहले रशिया के साथ एग्रीमेंट बनाया था की आपण भांडायचं नाही, मी तुझ्यावर अटॅक करणार नाही, मी पूर्ण जग जिंकतो, अर्ध फ्रीमध्ये तुला गिफ्ट देतो, तू शांत बसायचं। रशियाला वाटलं आपला फायदा विनाकारण, रशियाने लक्षच नाही दिलं। मग हिटलरनी सगळा युरोप जिंकून झाल्यानंतर रिकामे सैनिक काय करायचे, टाइमपास काही राहिलाच नाही, सगळे संपले, इंग्लंड, फ्रान्स, बेल्जियम वगैरे सगळ्या कंट्रीज, म्हणून त्यांनी मोर्चा वळवला रशियाकडे। मग रशियाला जाग आली की अरे हे तर काय तो सापाल दूध पाजला आपण, ठीक है, अवघड निघाला। फिर वहाँ पे क्या हुआ, रेड आर्मी है रशिया के पास, जाऊ दे आता त्या, ठीक है, रेड आर्मी की गोष्टी नंतर, तो पवन बड़बड़ न करूँ। तो वहाँ पे यूएस जो है प्रैक्टिकली एक्चुअल में सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ था,
क्योंकि इसका काम ये था कि रशिया जो एटम बॉम्ब बना रहा है, सॉरी जर्मनी जो एटम बॉम्ब बना रहा है उसको रोकना था, क्योंकि अगर ये नहीं रुकता तो आपला तेव्हाच कार्यक्रम झाला होता, ठीक है ना. उसके बाद में सारी जो जनरेशन्स थे वो डिफेक्टिव पीस जन्माला येणार आल्या असत्या, ठीक है. अगर हिटलर के हाथ में एटम बॉम्ब लग जाता तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कनाडा, यूएस, जर्मनी ने, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया नहीं था उसमें, बट रशिया के कुछ साइंटिस्ट थे इन्वॉल्व. ये 4-5 कंट्री थी, इन्होंने पूरा का पूरा फोकस किया था इसी प्रोजेक्ट के ऊपर. इसको बोला जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट. मैनहट्टन प्रोजेक्ट, माणसाला आठवायचा प्रोजेक्ट असं नाही, ठीक है ना. यूएस के आर्मी में एक मेजर जनरल थे मैनहट्टन, तो उनके ऑब्जर्वेशन के अंडर ये प्रोजेक्ट हो रहा था, इसलिए बोला जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो अब तक का ह्यूमन बीइंग के हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइंटिफिक प्रोजेक्ट था. असं म्हणतात की मोर दॅन 5200 युनिव्हर्सिटीज, मोर दॅन 1,26,000 स्टुडंट्स, सायंटिस्ट अँड मोर दॅन 2,600 प्लेसेस, सेम 4-5 वर्ष याच्यावर वर्क सुरू होतं. बट शेवटी यांच्या लक्षात आलं 1942 पर्यंत की आपल्या हाती काही लागणार नाही, आपल्याला ॲटम बॉम्ब बनवताच येणार नाही. मग त्या अगोदर जर हिटलरनी बनवला तर आपलं काही खरं नाही. मग त्यांनी काय केलं, हिटलर जर्मनीला जाणारा पूर्ण युरेनियम सप्लाय होता तो स्टॉप केला, आणि त्यानंतर डेन्मार्क, स्वीडनमधल्या ज्यांच्या सिक्रेट लॅब होत्या त्या फाइंड करून त्या लॅब डिस्ट्रक्ट केल्या, आणि त्या लॅबच्या डिस्ट्रक्शननंतर मग हिटलरचा कॉन्फिडन्स पहिला झटका तो लागला. दुसरा, रशियामध्ये जसे पुढे गेले होते तसेच डायरेक्ट पाठीमागं आले, कुठपर्यंत, बर्लिनपर्यंत. कळालं ना, रशिया जे अटॅक करायला रशियाने सुरुवात केली डायरेक्ट बर्लिनपर्यंत येईपर्यंत रशिया थांबलाच नाही. बर्लिन वॉल ती 1989 तक बर्लिनमध्ये भिंत बांधली होती. बर्लिनची ही साईड अमेरिकेची, बर्लिनची ती साईड रशियाची, म्हणजे जर्मनीचं एक्झिस्टन्सच नव्हतं, ठीक है ना. 1989 मध्ये ती पाडली नंतर, ठीक है. तो इस तरह का ये एटम बॉम्ब का प्रोजेक्ट था. फिर उसको 26 जुलाई 1945 में ये मैनहट्टन में सबसे पहले इसको टेस्ट फायर करके सक्सेसफुली मतलब टेस्ट किया था. लेकिन तब तक हिटलर खाली गेला की वर गेला माहीत नाही आपल्याला, म्हणजे सुसाईड केलं की अंडरग्राउंड केलं आपल्याला माहीत नाही, ठीक है. त्याबद्दल आपण काही कंक्लूजन करणार नाही. बट जर्मनी का हिटलर शांत हो गया. उसके बाद में क्या हो गया, फिर जापान ॲक्शन में आ गया, है ना. जपान माहिती आहे ना, चायनाला 3दा पळून हरवलं आहे जपाननी. कळालं कसं पळून, म्हणजे कळालं ना, जपान आलं हे कळालं की चायनाचे पोलीस, आर्मी, तिथले जे लोक होते ते थांबतच नव्हते, सगळे पळून जात होते. कारण जपानच्या ज्या काही आक्रमणाच्या कथा आहेत एवढ्या भयानक हिस्ट्रीमध्ये कोणाच्याच नाही आहेत. म्हणजे नॉर्मली युद्ध होताना काय होतं, सपोज औरंगाबादवर अटॅक केलं पैठणनी, तर काय होईल पैठणची आर्मी औरंगाबादच्या पोलीससोबत वॉर करणार, पवन, बरं का. मग काय होईल बरं का, तर त्या केसमध्ये आर्मी पोलीस यांचं वॉर झालं. मग औरंगाबादच्या पोलिसांनी शस्त्र खाली ठेवले, मग औरंगाबाद कोणाच्या ताब्यामध्ये जाईल, पैठण. लगेच पवनसारखा एखादा अधिकारी कलेक्टर बनेल तर औरंगाबादचं कामकाज बघणार, तो पैठणचा आहे ना. बट हे जापनीज लोक ऐसे नाही करते ते. औरंगाबाद जिंकलं का मग औरंगाबादच्या कोपऱ्यामध्ये एक मोठा खड्डा खदत होते आणि अख्ख्या औरंगाबादच्या पब्लिकला पकडून जिवंत काढून देत होते. म्हणजे यांचा परत विषयच नको यायला. कळालं ना. अशा भयानक, सगळ्यात आपण इमॅजिन करू शकत नाही अशा ॲक्टिव्हिटीज जापाननी केल्या आहेत, असं 3दा. त्यामुळं चायना त्यांच्यासमोर टिकतच नव्हता. मग जपान, चायना गेला होता, रशियावर अटॅक केला, रशियाला पण हरवलं. सगळीकडं तो 1945 ऑनवर्ड त्याला वाटलं होतं जर्मनी नाही राहिला, आता कोण जगाचा बॉस मीच, पण ते ऐकतच नव्हते. बट त्याच टायमाला US प्लॅन करत होता जपानवर अटॅक करायचा, कारण USची स्ट्रॅटेजी पहिल्यापासून तीच आहे. दोघं भांडताय ना, भांडून मरोस्तोर त्यांना भांडू द्यायचं, आणि जेव्हा आता ते असे हरणार आहेत तसे हरणार आहेत तेव्हा एंट्री करायची आणि एखाद्याला चापट मारायची. तो पडला का मग काय होतं त्याच्यानंतर मग काय होतं, US सगळ्यात भारी. ही स्ट्रॅटेजी त्यांनी पहिल्यापासून. आणि अगोदर काय करायचं, दोघांना पण भांडणं लावून द्यायचे. का बघ तुला तो काय म्हटला, तुला काय पाहिजे, काठी पाहिजे, घे माझ्याकडून. जसं की युक्रेन आणि रशिया वॉर होता. युक्रेनला आतापर्यंत सांगितलं तू फक्त रशिया अटॅक करू दे, नाटो घेऊन आलोच, बरोबर आहे की नाही. मग तू काय कर, त्यासाठी मिसाईल घेऊन टाक, काय करा, रणगाडे घ्या, हे घ्या. तिकडनं रशियाला पण युक्रेन काय करतोय, नाटोमध्ये येणार आहे, आणि त्यांनी काय केलं आहे, हे फायटर जेट, ह्या मिसाईल आमच्याकडून परचेस केल्या आहेत, मग तुम्ही पण त्या परचेस करून ठेवा. पण रशियालाही विकल्या, युक्रेनलाही विकल्या. मग आता चालू आहे, आता तो इंटरफेअर करणार नाही. जेव्हा शेवट बघेल तो अंदाज कोण हरणार आहे म्हणून, जो हरणार आहे मग त्याच्या अपोजिट साईडला येणार आणि आम्ही जिंकलो म्हणून तो जाहीर करणार, ठीक आहे. हे सेकंड वर्ल्ड वॉरमध्ये त्यांनी केलं. बट जपाननी काय केलं, त्यावेळेस अमेरिकेला पण काउंटच नाही केलं. म्हणजे अमेरिकन त्यांची जी काही व्हाईट हाऊस होतं 20 जुलैला 1945 जपानला त्यांनी ऑर्डर दिली होती की यू हॅव टू सरेंडर इन सप्टेंबर, अदरवाईज विल अटॅक ऑन ऑक्टोबर. सप्टेंबर अगोदर येतो ना, ऑक्टोबर अगोदर येतो, कोणता अगोदर येतो,
हाँ, सितंबर में अगर सरेंडर नहीं किया तो अक्टूबर में क्या करेंगे, हम अटैक करेंगे। समझ में आ रहा है? इस तरह से व्हाइट हाउस ने पहले अलर्ट किया था, बट जापानीज प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर सुझुकी एंड मिस्टर हिरो, ठीक आहे, हे नावं आहेत त्यांची, ठीक आहे. मतलब आता जसं आपण हे पुतीन वगैरे बघतो, अशाच पद्धतीचा माइंडसेट त्यांचा होता, ते काउंटच करत नव्हते कोणाला. त्यांनी काय केलं, असं तसंच यूएसचे जे काही लेटर होतं फाडून फेकून दिलं की आम्ही घाबरत नाही म्हणून तुम्हाला. फिर यूएस टेंशन में आ गया था कि जापान को अब कैसे रोकना चाहिए, बट उसी बीच 6 दिन बाद 26 जुलाई को 1945 में व्हाइट हाउस में फ़ोन कॉल आता है कि एटम बॉम्ब रेडी है, फ्रँकलिन रूजवेल्ट. फिर वहाँ पे डिस्कशन होते ॲटम बॉम्ब टाकायचा की नाही टाकायचा. मग यामध्ये पण रशियाला बघायचं होतं की ॲटम बॉम्बनी खरंच काय होतं म्हणून. मग रशियन जेवढे एजंट होते, ज्यांचे सोर्सेस होते, ते व्हाईट हाऊसमध्ये अमेरिकेला चिथावणी देत होते, नाही नाही टाकाच, कारण यांना बघायचं होतं की ॲटम बॉम्ब है क्या और उसका डिस्ट्रक्शन कितना होता है. आणि तसं तर पाहिलं तर जपान रशिया अलाइन एक दूसरे के साथ में थे, बट त्यांनी यूएसला सांगितलं की नाही, एक टाकून बघा काय होतं म्हणून. फिर वहाँ पे 26 जुलाई को इन्होंने साइन कर दिया एग्रीमेंट. फिर 1 अगस्त को अगेन जापान को बोला था कि सरेंडर करो, अदरवाइज हम अटैक करेंगे. पर सुजुकी एंड हीरो उन्होंने सुना ही नहीं, और उसने क्या किया, फिर 6 अगस्त में सबसे पहले कौन निकला, लिटिल बॉय बॉम्ब का नाम था, एंड वो जाने लगा, और उसको हिरोशिमा पे एटम बॉम्ब डालना ही नहीं था. उसका टारगेट दूसरा सिटी था, फुकुशिमा, टोकियो, है ना, जिथं पॉप्युलेशन जास्त होते. बट पहाटे 4:30 वाजता तो जापानवर गेला, बट फॉग एवढा होता की त्याला लोकेशनच डिटेक्ट होत नव्हतं. म्हणून तो अर्धा पाऊण तास फिरला, बट त्यांनी नंतर US सोबत कनेक्ट केला आणि तिथं सांगितलं की मला लोकेशनच ट्रॅक होत नाही. म्हणून त्यांनी सांगितलं जाऊ दे राहू दे, परत या आता. आणि परत येता जाता फॉग कमी झालं, सकाळ व्हायला लागली, म्हणून त्याला खाली हिरोशिमा दिसला आणि त्यांनी बटन दाबलं. ठीक है, तो वहाँ पे फिर क्या हो गया, लिटिल बॉय आके गिर गया. तो जापान की पॉप्युलेशन एंड इंडिया का पॉप्युलेशन, इनका कंपॅरिझन ही नाही. बायोलॉजीमध्ये कोणती इंडेक्स, हे पॉप्युलेशन इंडेक्स वगैरे असतात ना त्या, हां, त्याचे तुम्हाला नंबर्स असतील जापनीजचे, तर तुम्ही बघून घ्या, एकदम कंपैरिजन ही नहीं. ये आज की डेट में 1945 जब इंडिया की पॉपुलेशन 35 करोड़ के आसपास थी, तब जापान की पॉपुलेशन एकदम नेग्लिजिबल थी. तो फर्स्ट 10 मिनट में 80,000 पीपल जो थे उनकी डेथ हो गई थी. तेव्हा आता विचार करा, इमॅजिन करा, औरंगाबाद सारख्या ठिकाणी या मुवमेंटला, आणि तो लिटल बॉय होता, खूप छोटा होता. आता आपल्याकडं म्हणजे आपण गरीब आहेत तसे, बट US रशिया यांच्याकडे खूप भयानक एटम बॉम्ब है. ठीक है, और उसके बाद में फिर से सुजुकी एंड हीरो को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हुआ. उनका एटम बॉम्ब उनको क्या, किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो गया वो अलग, बट उसके बाद में जो गैमा रेडिएशन ने एक्टिविटी शुरू कर दी थी, वो मतलब अब तक एक्झिस्ट आहे ना. डिफेक्टिव्ह पीस जन्माला येतात. हे प्लांट्स पण जसे पाहिजे ते काहीतरी वेगळंच करतात. माणसं तर सोडा, समजू शकतो, नाकच नाही कोणाला, ठीक आहे, नॉर्मल है, ठीक है, बट प्लांट्स में भी वही चीज़ें मतलब वहाँ पे हो रही थी. फिर 9 अगस्त पे फिर से फैटीमैन आ गया, उसको गिरा दिया. फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर सरेंडर किया, कंप्लीट सरेंडर, एंड दैट वाज द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर. फिर उसमें कौन जीत गया, US जीत गया. फिर उन्होंने ॲग्रीमेंट साईन किया यूनो में की हे ॲटम बॉम्ब खूप खतरनाक आहेत, त्यामुळे लहान लहान येड्यागावाळ्या देशांकडे ते असायलाच नको. म्हणून हे फक्त कोणाकडे असणार, आमच्याकडे असणार. हे फक्त कोणाकडे असणार, आमच्या मित्रांकडे असणार. कोण कोण, इंग्लंड, UK, फ्रांस, USA, रशिया एंड चाइना. फिर वहाँ पे चाइना एंड इंडिया में कन्फ्यूजन था, काय झालं ते आपल्याला काही कन्सिडर नहीं करायचं. ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज़ के पास में अकॉर्डिंग टू उनके पास लाइसेंस है कि वो एटम बॉम्ब बना भी सकते हैं, एटॉमिक वेपन परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं. इनको छोड़ के दुनिया में किसी को भी ऑथॉरिटी नहीं है. उद्या पवन जर म्हटला मी 1 किलो युरेनियम आणला, तर त्याला पकडायला डायरेक्ट यूनोचे लोक येतील, इंडियाचे नाही. कळालं ना. मतलब रेस्ट्रिक्शन है, उसको हम परचेज भी नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते. एटम बनाना तो बहुत दूर है. तो हिस्ट्री में इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने इन सारों के अगेंस्ट जाके एग्जाम झाल्यानंतर रॉकेट बॉयज सोनीवर एक वेब सीरीज आली है जिसमें डॉक्टर होमी भाभा एंड विक्रम साराभाई, इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे डेवलप किया था इंडिया का, एकदम बेस्ट वे से रिप्रेजेंट किया. बट नीट झाल्यावर पळून नहीं चली थी आहे. ठीक है, तो वहाँ पे हमें पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो अय पवन, 17 एंड 19 मई 1974 में 1974 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. तो उस टाइम में इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जो 5 कंट्री छोड़ के खुद का एटॉमिक बॉम्ब बना के उसको टेस्ट फायर भी कर दिया था. एंड दैट वाज मिशन ऑफ इंडिया, दैट वाज मिशन बुद्धा लाफिंग. त्या मिशनचं नाव काय होतं, मिशन बुद्धा लाफिंग. वाय बुद्धा लाफिंग, बिकॉज गौतम बुद्धा इज ए सिंबल ऑफ पीस. तो बुद्धा लाफिंग मीन्स पीस मेंटेन हो गया. पीस क्यों मेंटेन हो गया, क्योंकि हमारे पास अभी एटॉमिक वेपन्स है, तो नो वन डेयर्स
टू वॉर विथ अस, म्हणजे आपल्यासोबत कोणी युद्ध करायची डेअरिंग का विचार पण आणू शकत नाही, म्हणजे शांतता प्रस्थापित झाली, म्हणजे बुद्ध हंसला, ये मिशन था, ठीक है। तो 1974 में इंडिया ने बनाया, फिर उसके बाद चाइना, उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को बेच दिया। AQ खान उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम हेड था, ठीक है। उसको बेचने के बाद, बेचना मतलब डायरेक्ट ॲटम बॉम्बच दिले त्यांना, सांगितलं की न्यूक्लियर टेक्नॉलॉजी विकली म्हणून, ते काही न्यूक्लियर बॉम्ब त्यांनी बनवला नाही, डायरेक्ट बॉम्बच त्यांना विकले, ठीक है। तो उसके बाद पाकिस्तान के पास आ गया, पाकिस्तान ने फिर वो सेल किया नॉर्थ कोरिया को एंड ईरान को। तो अभी लीगली 5 कंट्रीज है जिनके पास एटॉमिक बॉम्ब है, US, रशिया, फ्रांस, UK, चाइना, लाइसेंस इनके पास, ये यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं। इनको छोड़ के फिर आता है इंडिया, इंडिया के बाद में लगेच आपल्यासोबत पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में आता है नॉर्थ कोरिया, एंड नॉर्थ कोरिया के बाद में ईरान के पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन इजराइल ने उनको बनाने ही नहीं दिया, पूरा उनका प्रोग्राम रेडी होता है, एंड जैसे वो 2 दिन बाद टेस्ट फायर करने वाले, इजराइल आता है पूरा प्लांट ही उड़ा देता है, ठीक है। असं त्यांचं 1989 पासून सुरू आहे, तो उनको कोई मतलब एक भी एटम बॉम्ब उन्होंने बनाया नहीं अब तक ईरान ने। इजराइल ऐसे बोलता है कि हमारे पास है, बट जगाला अजून गॅरंटी नहीं आए म्हणून, मतलब 8 कंट्रीज है जिनके पास खुद के एटॉमिक वेपन्स है, एटम बॉम्ब है, जिसमें सबसे कम नंबर एटम बॉम्ब के नॉर्थ कोरिया के पास थे, आता किती माहीत नहीं आपल्याला, 2016 के आसपास उसके पास 25 to 30 थे। उसके बाद में नंबर लगता है हमारा, मतलब इंडिया का, हमारे पास 95 to 115 इसके आसपास एटॉमिक वेपन्स है। फिर नंबर आता है पाकिस्तान का 115 to 125, आपल्यापेक्षा जास्त है, त्यामुळे शांतता ठेवायची जरा, ठीक है। तो ये एटॉमिक वेपन्स है किसके पास, पाकिस्तान के पास, 250 and 280 ईच फ्रांस एंड इंग्लैंड इनके पास है, देन 350 चाइना के पास है। उसके बाद आता है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नियर अबाउट 5768 होते, 1-2 कमी बंद पड़त असतात, ठीक है ना, तो नंबर इधर उधर हो सकते हैं। आपल्याकडे किती है, 100, US के पास कितने हैं, 5700। उसके बाद में आता है रशिया 7680, समझ में आ रहा ना, एवढे ॲटम बॉम्ब आहेत आपल्याकडे, एवढी गरजच नाही आहे, कळालं ना, एवढी एक्सप्लोड करायची गरजच नाही आहे, अर्थवर सगळीकडे डिस्ट्रक्शन करायचं असेल तर। यापैकी 200 जरी 100-200 जरी व्यवस्थित स्पॉटवर आपण एक्सप्लोर केले तरी पण सगळा कार्यक्रम होऊ शकतो, बट त्याच्या मल्टिपलमध्ये कितीतरी जास्त आपल्याकडे आहे। उसके बाद में आता है न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता है, 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं, जिससे हेवी लार्जर न्यूक्लिया बनता है, जैसे कि सन एंड स्टार्स के ऊपर जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो फ्यूजन की वजह से होता है। हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनता है, हीलियम बनता है, बट कंडीशन ये है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जो रिक्वायर्ड प्रेशर एंड रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो इन द रेंज ऑफ 10⁶ एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, एंड टेम्परेचर भी 10⁷ टू 10⁸ केल्विन, इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जस्ट टू स्टार्ट द रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन। फिर स्टार्ट होने के बाद क्या होगा हे आपल्याला माहीत नाही अजून, कारण कोणी फोडला नहीं अजून, ठीक है। जब इसका एक्सप्लोजन हो जाएगा तब समझ में आएगा कि ये कितना भयानक है, बट एटॉमिक मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एक ही प्लेस पे, एक ही इंस्टेंट पे मोर देन 4 to 6 एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन करना पड़ता है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है, एंड इसका डिस्ट्रक्शन कितने टाइम्स ज़्यादा है, 100 टाइम्स से 1000 टाइम्स से, ये अननोन है, हमें मालूम नहीं है, बस थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन है। तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब भी ह्यूमन बीइंग ने मतलब हमने बनाए हैं। तो ये किसके पास है हाइड्रोजन बॉम्ब, ये सिर्फ US के पास है, उनके पास ये सिर्फ, उनके बाद ये भी सिर्फ रशिया के पास है, उनके बाद ये सिर्फ, ऐसे बोलते हैं किसी के पास नहीं है, बट कोणाला सांगू नका बाहेर, आपल्याकडे पण आहे। म्हणजे 1998 होतं ना, 11th and 13th ऑफ मे, अपन जगाला सांगितलं कि आमचे एटम बॉम्ब चालता कि नहीं, आम्ही चेक करायला परत टेस्ट फायर केले, बट वहाँ पे हमने एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किए थे। कोणाला बोलू नका बरं का, अवघड असते, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉम्ब अपन सांगितलं नहीं बट आपल्याकडे आहे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब की केस होती है, एंड हाइड्रोजन बॉम्ब के ऊपर वर्क करने वाले रिएक्टर अजून बनवलेच नहीं अपन, कारण ते ज़रा डेंजर है। एंड इसी कंसेप्ट के ऊपर फिर किंग जोंग यूंग एक नई बॉम्ब की कंसेप्ट लेके आ गया था बीच में, वाटर बॉम्ब। वाटर बॉम्ब में उसने क्या बोला था कि एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब सिटीत नेऊन फोडायचेच नाही, सिटीच्या बाजूला समुद्र असतो का, समुद्रात फोडायचे, मग काय होतं, जो एटम बॉम्ब नहीं कर सकता उससे बड़ा डिस्ट्रक्शन वहाँ पे सुनामी कर देती है, ठीक है। बट त्याला फोडू दिलं नाही, म्हणजे त्याचा विचार होता अमेरिकेवर 1-2 वाटर बॉम्ब टाकायचे, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है जिसमें से एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आएगा रेडियो एक्टिविटी का, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काल जी वर्कशीट मी तुम्हाला दिली होती, आय थिंक त्यामध्ये रेडियो एक्टिविटीचे नाही क्वेश्चन केले का, सॉल्व केले का, सब न्यूक्लियर ठीक है,
झाली का अटेम्प्ट कंप्लीट झाली कालची वर्कशीट? अटेम्प्ट करून झाली का? डाऊट्स तर आपण क्लासमध्ये घेणार आहे 1 बाय 1. अटेम्प्ट करून झाली सगळी? मग आज नेक्स्ट वर्कशीट देऊ का ती कंप्लीट करायची तुम्हाला? आधी झाली है, ठीक है, इसको कंप्लीट करो, फिर कल के लेक्चर में डाउट, फिर रेडियो एक्टिविटी एंड कल मैं रेडियो एक्टिविटी की वर्कशीट दूंगा, चलेगा?